हेलो हेलो। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे साथियों। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के भूगोल के प्रथम पाठ भारत संसाधन एवं उपयोग से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, उनमें कुछ प्रश्न देखे थे और उससे अगले जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है भूगोल का तो आप जाके देख लीजिएगा। वो हमारा क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है। और ये जो वीडियो है आज का जो है वो पार्ट 2 के नाम से आपको यूट्यूब वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 है ये भी ज़रूर देखिएगा। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक अध्याय का आपको मिल जाएगा और सभी विषय का मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कुल 10 प्रश्न देख चुके हैं। कितने प्रश्न देख चुके हैं? 10 प्रश्न। ये पिछले क्लास का अंतिम क्वेश्चन था और आज के क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न ये रहा 11 नंबर है, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर कहा क्या रहा है, कहता है, चलो कलर से क्लियर है, कह रहा है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से। मृदा निर्माण यानी कि मिट्टी के निर्माण में मुख्य घटक कौन कौन से है। तो लिखिएगा उत्तर और उत्तर में लिखिएगा मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक है। कितने घटक है? 5 जो है क्या है, मुख्य घटक है। पहला घटक क्या है, वो है स्थानीय जलवायु। पहला क्या है, स्थानीय जलवायु जो क्या है प्रमुख घटक है। और दूसरा बात करें तो पूर्ववर्ती चट्टान एवं खनिज कण। पूर्ववर्ती चट्टान एवं क्या है, महत्वपूर्ण खनिज कण। और तीसरा जो है वो है वनस्पति एवं जीव। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और जीव भी क्या है, इसमें योगदान है। उसके बाद कहता है चौथा है कि भू आकृतियाँ एवं ऊंचाई। भू आकृति तथा ऊंचाई। और पांचवा जो है वो मृदा निर्माण में लगा समय यानी कि मृदा को बनने में कितना समय लगा। तो ये था आपका मृदा निर्माण के मुख्य घटक। ये 5 घटक है। आप इनसे ही पाँचों घटक को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और ये 11 है। अब कितना नंबर आएगा? 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये रहा 12 नंबर प्रश्न। ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है तो पूछ भी ले कहीं, ठीक है। इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए, दिख रहा है सभी को? जी देखिए कहता क्या है सो देखिएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम में लिखिएगा खादर और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। क्या है? निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। उसके बाद को भी 2 भाग में बांटिएगा। एक भाग में लिखिएगा आप खादर मिट्टी और दूसरे भाग में क्या लिखिएगा? बांगर मिट्टी। क्या लिखिए दूसरे भाग में? बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी में पहला पॉइंट लिखिएगा नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। नवीन यानी कि नया मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? खादर मिट्टी कहते हैं। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी में क्या है? बाढ़ का प्रभाव होता है। जबकि बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। क्या होता है? बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट जो है कहता है कि उत्तर बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण। यानी कि अगर बात करें खादर मिट्टी का उदाहरण तो उत्तरी बिहार और गंगा का मैदान क्या है? इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और अगर बात करें बांगर की तो महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। किसका? बांगर मिट्टी का। तो ये था खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर। बहुत ही आसान है। हमें नहीं लगता कि आप एक बार पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। और बस बात आती है रिवीजन करने का। आप रिवीजन करते रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में एकदम सटीक ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। और लैंग्वेज हमने भी क्या रखा है? आसान रखा है, एकदम बहुत ही सिंपल है लैंग्वेज, ठीक है। चलिए 13 कहता है कि मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताइए। मृदा संरक्षण यानी कि मृदा का बचाव करना जरूरी है कि नहीं है? है जरूरी। तो कोई अच्छा सा एक उपाय बताइए ना।
कहते ना सर ऐसा लैंग्वेज बताइए ना कि एक बार में समझ में आ जाए ना। तो यही कह रहा है कि मृदा संरक्षण के तो उपाय तो अनेक सारे हैं, लेकिन एक अच्छा सा उपाय बताना है जो प्रभावी इफेक्ट हो। तो लिखिएगा उत्तर, कहते हैं मृदा संरक्षण के प्रभाव उपाय निम्नलिखित है। क्या है उपाय जो है निम्नलिखित है। पहला उपाय क्या है, फसल चक्रण। फसल चक्र यानी कि फसल बदल बदल कर पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को क्या किया जा सकता है, बरकरार रख सकते हैं। यानी कि फसल को बदल बदल कर खेत में करेंगे, हम फसल उपजाएंगे तो उससे क्या होगा, मृदा का पोषणीय स्तर क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। दूसरा है रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक उर्वरक जो हो गया आपका पोटास हो गया, डीएपी, ये रासायनिक उर्वरक है ना। जबकि आप गोबर से बनाते हो तो क्या होता है, कंपोस्ट से बनता है, जैविक कहलाता है। तो अगर हम लोग रासायनिक उर्वरक की जगह पे क्या उपयोग करें, जैविक और कंपोस्ट खाद का यूज करेंगे तो क्या होगा, उससे मृदा संरक्षण भी किया जा सकता है। तो ये था आपका 2 प्रभावी उपाय किसके लिए, मृदा संरक्षण के। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 14 फिर आ गया फसल चक्रण से प्रश्न है। कहता फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण जो है वो मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, यानी कि कैसे वो सहायता करता है। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि फसल चक्रण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा के पोषण स्तर में बरकरार रखें, यानी कि मृदा के पोषण स्तर को रोक सकते हैं, यानी कि वो कम नहीं होगा। उसके बाद गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर लगातार आप गेहूं ही बो रहे हैं या चावल ही बो रहे हैं या मक्का ही बो रहे हैं, चाहे आप आलू की खेती करते हैं ना, तो इस मिट्टी का जो पोषण स्तर जो क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि पोषण स्तर जो कम जो हो गया उसको फिर से प्राप्त करना है। क्या करना है, उसको फिर से प्राप्त करना है। तो आप क्या खेती कर देंगे, तिलहन का चाहे दलहन का खेती कर देंगे ना, तो पोषण को क्या कर सकते हैं, फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब तिलहन और दलहन से क्या होता है, तो तिलहन दलहन जो है ना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, जी मिलती है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा ये फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। लिखिएगा उत्तर लिखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति कैसी रेखा हो जाती है, समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते, यानी कि जब जल देते हैं, इसमें पानी देते हैं ना, पटवन करते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाते हैं, पोषणीय स्तर नहीं बह के दूसरे खेत में जाते हैं और मृदा की उर्वरता क्या होती है, बनी हुई रहती है। क्या होती है, बनी हुई रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 था, ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए कहा क्या रहा है, कहता है 16 कह रहा है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। यानी कि चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है, चिपको आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। लिखिएगा उत्तर, कहता है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी, गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ यानी कि अशिक्षित जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया, 1972 ईस्वी में। कहेगा चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और कब चला, 1972 में। किन के द्वारा चला गया, तो अनपढ़ जनजातियों द्वारा। किसके द्वारा, अनपढ़ यानी कि अशिक्षित जनजातियों के द्वारा। और कहाँ, उत्तर प्रदेश के टेहरी, गढ़वाल पर्वतीय जिला में। कहता इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घिर कर इसकी रक्षा कर लेते, यानी कि अपने बाहों में घेर के यानी पकड़ लेते थे, चिपक जाते थे उसे, तो क्या हो गया, बचा लेते थे। जैसे व्यापारी को या काटने आया तो उसको काटने से क्या करते थे, बचा लेते
थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, चिपको आंदोलन। क्या रख दिया गया, चिपको आंदोलन। चलिए 17 पढ़िए क्या कहता है, दिख रहा है ना 17, कहता वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन है, वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन, यानी कि वन का क्या पर्यावरणीय महत्व है ये आपको बताना है। तो लिखेगा उत्तर, लिखेगा वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। वन जो है किसका उपहार है, प्रकृति का। किसका उपहार है, प्रकृति का उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा। यानी कि वन जो है वो प्रकृति का अच्छा उपहार है, जिसके आंचल में मनुष्य आदिकाल से बहुत सी समय पहले से ही क्या करते उसमें पोषित होते आ रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। वन जो है जलवायु का क्या है, सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों क्या करती है, रोकती है। यानी कि वन जो है बाढ़ के खतरों को भी रोकती है, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यानी कि वर्षा भी अच्छा कराती है, साथ ही साथ क्या बाढ़ से भी बचाती है। देखिए कितना काम कर रहा है। इतना मौसम खराब है, इतना गर्मी, हीट वेव चल रही है, किसके कारण, वनों की कमी के कारण। पेड़ कट रहे हैं, है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और साथ ही साथ बाढ़ भी, आप बिहार से है तो बाढ़ से भी खतरा होगा, लेकिन अगर पेड़ पौधे ज़्यादा रहेगा तो बाढ़ से भी हमें खतरा से बचेंगे। और साथ ही साथ और वर्षा भी होगी, तो यानी कि हीट भी इतना नहीं होगा, इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए और आप भी लगाइए। ठीक है, कहता है यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। यानी कि जो वन में जीव रहते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं, आश्रय देते हैं, यानी कि रहने का स्थान प्रदान करती है। तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। अब देखिए, प्राणियों को, वन के जीवों के लिए तो देते हैं आश्रय, क्या मानव के लिए नहीं देते हैं? बहुत सारे वस्तुएं देते हैं, वन नहीं देते हैं। इतना लकड़ी का यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे काट के लाते, इतना औजार सामान बनाते हैं, तो बहुत सारे वस्तुएं देती है। जीव मंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित परिस्थिति का तंत्र के निर्माण में क्या होता है, सर्वाधिक योगदान देता है। क्या करता है, सर्वाधिक योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान ये देता है, कौन, वन देता है। तो ये था आपका 17 नंबर प्रश्न। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। चलिए 17 के बाद आता है 18। देखिए 18 क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए 18 कहता है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी कि पेट्रोलियम से किस किस वस्तु को बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। लिखिएगा उत्तर लिखिएगा, और लिखिए उत्तर में कि पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। पेट्रोलियम के कौन सा संसाधन है, शक्ति संसाधन है। देखिए अगर आप इस को अच्छे से पढ़ते हैं, यानी कि जो हमने टाइपिंग किया, अगर आप इसको याद कर लेते ना, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव से आपको बन जाएगा। वैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आप ऑब्जेक्टिव का जो बुक होंगे, चाहे आपको नोट्स दिया, असाइनमेंट जो दिया जा रहा होगा ऑफलाइन में, उन देखिएगा, उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव से बन जाता है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो पेट्रोलियम क्या संसाधन है, शक्ति संसाधन है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक क्या है, महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। यातायात के साधनों में किसके रूप में होता है, ईंधन के फ्यूल के रूप में होता है। इसके अलावा यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में स्नेह के रूप में होता है। इसका उपयोग, हमने पेट्रोलियम का उपयोग किस में करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में, औद्योगिक मशीनों में, लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेह के रूप में। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र बनाने में, उर्वरक बनाने में, रासायनिक उद्योग में, कीटनाशक दवा में और कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। किसका उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग। किसका उपयोग, पेट्रोलियम का। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। 18 था ये, 19 देखिए जी, दिख रहा है ना 19। पढ़िए प्रश्न को और देखिए क्या कहता है और समझिए। ठीक है, 19 है ना, चलिए पढ़िएगा 19। कहता 19 नंबर कि जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं, या ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है, तो आप जवाब कैसे देंगे। तो देखिए, कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है जैव संसाधन, दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। अब बात करते हैं जैव संसाधन किसको कहते हैं।
तो जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी हो गया, मछलियाँ हो गया, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कि अपने जैसे समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। कौन? जैव संसाधन। मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, मछलियाँ हो गया, पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए। कहता है ये सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। अब आता है अजैव। कहता है वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत आदि अजैविक संसाधन है। अब देखिए इसमें लिखे थे इसमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, जबकि इसमें वृद्धि की प्रक्रिया नहीं होती है। इनके उपयोग से इनका भंडार क्या हो सकती है, समाप्त होती है। यानी कि इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे ना तो इसका भंडार क्या हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। चलिए 19 हो गया, चलिए 20। एक वीडियो में 10 प्रश्न, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं करा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें कितना याद करें, इसलिए एक वीडियो 10 प्रश्न, एक वीडियो 10 प्रश्न। ठीक है। कहता है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या उपयोग है। तकनीक का, और अब भी तकनीक तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बढ़ गया और बढ़ ही रहा है। तो संसाधन के निर्माण में इसका क्या उपयोग है ये तो बतलाइए। तो लिखेगा आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। कि नहीं स्थान है जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। यानी कि ऐसा भी कोई देश है जहां प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन वो उसके पास तकनीक है तो वो विकसित देशों के साथ खड़े हो सकता है। अगर बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन कमी के बावजूद भी जापान ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को क्या कर लिया है, विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। इससे संसाधन निर्माण तकनीक क्या होती है, भूमिका स्पष्ट हो जाती है। तो ये था 10 प्रश्न और ये आज 20 प्रश्न हो गया, यानी 10 प्रश्न इससे पिछले वीडियो में 10 प्रश्न आज। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते। इन सभी 10 प्रश्नों का आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।